हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए, इसमें हम सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। जैसे कि फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ बनते हैं उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जैसे कि जो रासायनिक क्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक, और जिनका निर्माण होता है उन्हें बोलते हैं उत्पाद। जैसे कि ये फर्स्ट है एग्जाम्पल, C+O, तो क्या बनेगा? CO2। तो ये वाले जो C+O हैं ये हमारे हैं अभिकारक, और ये जो नया पदार्थ ये जो बन रहा है वो है उत्पाद। ऐसी Zn यानी जिंक प्लस H2SO4 यानी जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट, तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो देखिए, ये वाले ये जो है ये अभिकारक है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड वाले ये क्या है? उत्पाद। यानी जो नए पदार्थ बनते हैं वो उत्पाद, और जिन चीज़ों से बनते हैं वो अभिकारक। और देखिए, इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं? अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन। यानी या तो अवस्था चेंज होगी, या रंग चेंज होगा, या टेम्परेचर में कोई चेंज होगा, या फिर गैस वगैरह निकलेगी या बनेगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट होता है रासायनिक समीकरण। मतलब किसी भी प्रक्रिया को समीकरण से दर्शाना कहलाता है रासायनिक समीकरण। जैसे कि ये है रासायनिक समीकरण Fe+H2O, तो क्या बना? FeO और H2, यानी कि फेरिक, और अगर हमने फेरिक को H2O पानी मिलाया तो क्या बना? फेरिक ऑक्साइड, और H2 अलग हो गई, H2 गैस बनी। अब देखिए, अगर हमें अभिकारकों इन दोनों को संतुलित करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, F यहाँ पे कितने हैं? 1, Fe 1 है। H यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ वाले लिखने हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले। O कितने हैं? 1, तो लिख दिया Fe। और यहाँ पे राइट हैंड साइड वाले लिखेंगे Fe कितने हैं? 3। और O कितने हैं? Fe कितने हैं? 2, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, और O कितने हैं? 3, तो यहाँ पे O आएगा 3। और H कितने हैं? 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। मतलब यहाँ पे बाय मिस्टेक ये सब लिख दी गई, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ से देख के लिखना है। Fe यहाँ पे 2, O यहाँ पे 3, H यहाँ पे 2। अब देखिए, आपको इक्वल करना है। यहाँ पे Fe 2 है और O 3 है, तो यहाँ पे भी 3 करना है, तो यहाँ पे 3 Fe हो जाएगा। और यहाँ पे H 2 है, और यहाँ पे भी H 2 है, तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमने इसे 4 बनाया था, O4, तो यहाँ पे भी 4 बनेगा, और H2 यहाँ पे एज इट इज़ नहीं रहेगा, यहाँ पे भी इसके आगे 4 लग जाएगा। मतलब बेसिकली इन दोनों को इक्वल करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाले और राइट हैंड साइड, जितने यहाँ पे हैं उतने यहाँ पे लिखते हैं। तो ये देखिए, इस वाली समीकरण में ये इक्वल हो गए 3Fe + 4H2O और Fe3O4 4H2। यहाँ पे Fe3 है, यहाँ पे भी Fe3 है, यहाँ पे H2 है, और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी 4H2 है, यहाँ पे O4 है, यहाँ पे भी O4 है, तो दोनों इक्वल हैं, दोनों साइड इस तरीके से इक्वल करने होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, एग्जाम में अक्सर यही सब अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं। सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, यानी 2 मिलकर एक बनाएंगे। जैसे C+O2, तो क्या बना? CO2, यानी 2 मिले और बना कितना? 1। ऐसे CaO + H2O, तो क्या बना? CaOH2, यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी। क्या होती है? जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा बनती है, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी। और वियोजन क्या होता है? जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 बन जाते हैं। जैसे A टूटा तो क्या बना? B + C। देखिए, जैसे FeSO4 है तो टूट के कितने बनेंगे? 2 3, तो Fe अलग हो गया, SO2 अलग हो गया, SO3 अलग हो गया। ये होती है वियोजन। तो ये सबसे मेन है, संयोजन और वियोजन। संयोजन में 2 मिलकर 1 बनाते हैं, और वियोजन में 1 से 2 बनते हैं। अब ऊष्मा शोषी किसे कहते हैं?
ऊष्माशोषी वो होते हैं जिन अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी ऊष्मा की ज़रूरत होती है ऊष्माशोषी में। ठीक है। उसके बाद विस्थापन में क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है, यानी जिसमें ज़्यादा पावरफुल है वो कम पावरफुल को हटा देता है। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल देखिए, फेरिक प्लस कॉपर सल्फेट, तो फेरिक सल्फेट एक बन गया और कॉपर जो है अलग हो गया, तो कॉपर को इसने विस्थापित कर दिया क्योंकि कॉपर कम अभिक्रियाशील है। ऐसे ही जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर को अलग कर दिया। नेक्स्ट देखिए द्विविस्थापन में क्या होता है, आयनों के बीच आदान प्रदान होता है, आयनों का मतलब एक्सचेंज होते हैं, एक दूसरे में कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट दोनों एक्सचेंज हो गए, तो वही होता है आयनों के बीच आदान प्रदान होता है आयनों का। नेक्स्ट देखिए उपचयन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन कहते हैं, यानी ऑक्सीजन बनती है, और अपचयन जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन खत्म होती है। तो बस इसमें ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, जैसे C+O2, तो ऑक्सीजन बनी तो ये हो गया उपचयन, और अपचयन जिसमें ऑक्सीजन खत्म होती है। संक्षारण देखिए, संक्षारण क्या होते हैं, जैसे कि जंग लगना, ये संक्षारण का एग्जाम्पल है। जब भी कोई भी धातु ऑक्सीजन आर्द्रता के संपर्क में आती है तो उसकी ऊपर की परत कमज़ोर होकर संक्षारित हो जाती है, यानी परत पे कुछ और परत जम जाती है, जैसे कि जंग लग जाती है लोहे पे, वो हो गया संक्षारण। अब विकृत गंधिता क्या होती है, जो भी वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री होती है वो वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, यानी जब भी तेल वाली चीज़ें होती हैं वो वायु के जब संपर्क में आती हैं तो उनकी गंध वगैरह बदल जाती है, उसे कहते हैं विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता को रोकने के लिए क्या किया जाता है, ऑक्सीकारक का उपयोग किया जाता है। वायुरोधी बर्तन, यानी ऐसे बर्तन बनाए जाते हैं जिसके अंदर वायु प्रवेश ना कर पाए, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, और शीतलन द्वारा, जैसे कि आपने देखा होगा चिप्स वगैरह में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं जिससे कि वो ख़राब नहीं होते, काफ़ी समय तक चल जाते हैं। तो ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, और इसमें ये सारे मेन क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। देखिए अब हम करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर, अम्ल क्षारक एवं लवण। इसमें सारे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ना कवर कर लेंगे। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अम्ल होते क्या हैं। अम्ल होते हैं स्वाद में ये खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और H+ आयन होते हैं। इसमें आयन कौन से होते हैं, H+। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखिए, प्रबल अम्ल होते हैं HCl, H2SO4, HNO3। दुर्बल अम्ल होते हैं CH3, COOH, लैक्टिक अम्ल। सांद्र अम्ल वो होते हैं जिनमें अम्ल ज़्यादा होते हैं। तनु अम्ल होते हैं जिसमें अम्ल कम होते हैं। क्षारक क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और इसमें कौन से आयन होते हैं, OH- आयन होते हैं। देखिए आप कंपेयर करेंगे, अम्ल खट्टे होते हैं और क्षारक कड़वे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल, और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसमें H+ आयन होते हैं, इसमें OH- आयन होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे pH पेपर। pH का pH स्केल होता है जो बताता है किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता, यानी H+ कितने आयन होते हैं उनकी सांद्रता का एक स्केल है जो pH स्केल होता है। pH अगर 7 है तो उदासीन विलयन है, अगर 7 से कम है तो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है। नेक्स्ट है pH का क्या क्या महत्व होता है, यानी क्या क्या फ़ायदे होते हैं। pH, हमारे शरीर का pH 7 से 7.8 होता है। pH और वर्षा के जल का pH 5.6 से कम होता है तो वो अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट है मिट्टी का pH। अच्छी मिट्टी का pH बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, pH कम या अधिक हो जाए तो किसान अम्लीय क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं, तो नॉर्मल होना चाहिए pH जितना होना चाहिए। हमारे पाचन तंत्र में भी pH हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो कि भोजन को पचाने में सहायता करता है, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर जब ज़्यादा हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, हमें एंटासिड्स दिए जाते हैं जिससे जो क्षारक होते हैं जो अम्ल के प्रभाव को कम कर देते हैं। और दांत का अगर pH 5.5 से कम हो जाता है तो हमें दिक्कत होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है पशुओं और पौधों की
द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा के लिए मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द व जलन का अनुभव होता है। डंक मारे अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। यानी मधुमक्खी के डंक में भी अम्ल होता है तो उसी की वजह से जलन होती है, तो उसका प्रभाव कम करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे हैं अम्ल के कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, यानी पीएच का क्या क्या महत्व है। अब देखिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो इसी तरीके से आते हैं जो अब हम पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखा जाता है, NaOH। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, सोडियम क्लोराइड में जल मिला दो। तो सोडियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला है, NaCl। उसमें जल मिलाया H2O, तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोराइड और Cl ये गैस है और H2 गैस है। तो अगर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो सोडियम क्लोराइड के अंदर हमें जल मिलाना पड़ेगा, तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण। सूक्ष्म भुजे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है। यानी जो शुष्क चूना है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसमें क्लोरीन मिला दो तो बनेगा CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण बनेगा ये, और H2O यानी वाटर। ठीक है, अब इसका क्या क्या उपयोग होता है। विरंजक चूर्ण का वस्त्र उद्योग में सूती व लेनिन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में इसका उपयोग होता है, लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में इसका यूज़ होता है, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी रोगाणुनाशक के रूप में यूज़ होता है। अब नेक्स्ट देखिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, सोडियम क्लोराइड में जल मिलाइए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया इन तीनों को मिला दीजिए। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस H2O जल प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 अमोनिया, इसे मिलाने पर बनेगा बेकिंग सोडा। यानी बेकिंग सोडा का क्या नाम होता है, सोडियम हाइड्रोक्लोकार्बोनेट यानी NaHCO3 ये होता है इसका नाम। इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है केक वगैरह में, उसे स्पॉन्जी बनाने के लिए, और बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है, एंटासिड्स में यूज़ होता है, इसका अग्निशमक यंत्र में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है कपड़े धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से कपड़े धोने का सोडा बनता है। यानी सोडियम कार्बोनेट में जल मिला दो तो Na2 सोडियम और CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है, इसमें जल मिलाया तो बनेगा कपड़े धोने का सोडा। देखिए Na2CO3 और 10H2O इसका ये फॉर्मूला है। इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कांच, साबुन, कागज उद्योगों में यूज़ होता है, बोरेक्स में यूज़ होता है, घरों की साफ सफाई में यूज़ होता है, स्थायी जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। यानी जिप्सम जो है अगर उसे गर्म करेंगे 373 केल्विन पे तो वो बनाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए कैसे बनेगा, यह सफ़ेद चूर्ण है जो जिसमें जल मिलाएंगे तो पुनः जिप्सम बनकर ठोस पदार्थ बन जाएगा, और इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में दोबारा से जल मिलाएंगे तो जिप्सम बन जाएगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 और इसमें जल प्लस 1.5 कटोरी जल तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट H2O यानी जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है, डॉक्टर द्वारा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है, खिलौने बनाने के लिए, सजावट के सामान में, और सतह को चिकना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स।